ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम रेहान है और आज हम वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास स्टार्ट करने लगे हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लें इस क्लास में कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फ़िक्र मत करो, मैं कोई वो किताबों वाले रट्टे नहीं लगवाने लगा आपको, थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ एक बेसिक सा आपको आइडिया दूंगा कि एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो इसमें चाहिए वो हमें चाहिए एक डोमेन नेम। बेसिकली डोमेन क्या होता है? डोमेन इज़ जस्ट लाइक, मैं जो भी मिसाल दूंगा वो आपको मैं एक रियल लाइफ बिजनेस से मिसाल दूंगा ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। रियल लाइफ में जब भी आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं आपको उस बिज़नेस का एक नाम रजिस्टर करना होता है जिसे हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक कोई भी ब्रांड है, जैसे KFC है। अब KFC का जो नाम है वो एक ट्रेडमार्क है, वो कोई भी दुनिया में बिज़नेस KFC का नाम यूज़ नहीं कर सकता। कोई भी इस तरह से दूसरा बिज़नेस है, सैमसंग है या कुछ भी है, वो एक ट्रेडमार्क होता है। तो उसी तरह से वेबसाइट बनाते वक्त आपकी डोमेन आपका एक यूनिक ट्रेडमार्क होता है। जैसे आप कोई भी नाम ले लें, मिसाल के तौर पर www.facebook.com, ये एक यूनिक नेम ट्रेडमार्क है। इसको फेसबुक के अलावा कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। तो ये डोमेन हमें परचेज़ करनी पड़ती है, परचेज़ भी करनी पड़ती है, समटाइम हमें फ्री भी मिल जाती है, लेकिन हम वो आने वाली क्लास में देखेंगे कि फ्री में और पेड वेब डोमेन में क्या फ़र्क होता है और क्यों मैं रेकमेंड नहीं करता कि हम कभी भी फ्री वाली डोमेन्स को यूज़ करें। तो इसको हम मज़ीद डिटेल में आने वाली क्लासेस में समझेंगे। फ़िलहाल के लिए आप सिंपल ये समझ लें कि ये आपका एक नाम है। सेकंड नंबर पे नाम लेने के बाद आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है आपका सर्वर। सर्वर को आप ऐसे समझ लें कि सर्वर मैंने जैसे अभी KFC की मिसाल ली थी, तो KFC का आपने नाम रजिस्टर कर लिया। अब आपको KFC की एक शॉप ओपन करने के लिए एक जगह की ज़रूरत है। तो जो सर्वर है ये वेबसाइट में एक समझ लें खाली प्लॉट का काम करता है कि एक खाली प्लॉट है, उस प्लॉट पे आपने एक बिल्डिंग बनानी है। तो जो सर्वर है ये आपकी एक जगह मिल जाती है, आपको एक प्लॉट मिल जाता है अपनी शॉप बनाने के लिए। ठीक है, तो जिस तरह एक रियल लाइफ में प्लॉट का साइज़ होता है कि 5 मरले का, 1 किनाल का, 2 किनाल का, ठीक है, उसके अलावा लोकेशन भी मैटर करती है कि कितनी पार्किंग की जगह है, कैसे है, मेन रोड पे है, छोटी गली में है, कैसे है। तो उसी तरह से सर्वर में भी ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इसको हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि सर्वर आपने कितना बड़ा लेना है, कितने साइज़ का लेना है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है वेबसाइट को लेकर। बट एक जो मोस्टली वेबसाइट होती हैं वो एक सबसे छोटा जो एक नॉर्मल सर्वर होता है उन पे चल जाती हैं, तो आपको इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट एक जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वेबसाइट में वो एक सर्वर की भी होती है। हमने अभी तक दो चीज़ें देखी, डोमेन और सर्वर। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आपकी आती है एक्चुअल वेबसाइट। वेबसाइट को आप ऐसे समझ लें जैसे वही KFC वाली मिसाल को लेकर चलें, तो हमने पहले KFC का नाम रजिस्टर किया, उसके बाद हमने उसके लिए एक प्लॉट लिया, प्लॉट के बाद हमें उस प्लॉट के ऊपर एक पूरी अपनी बिल्डिंग बनानी है, एक जो प्रॉपर शॉप होगी जिसके अंदर हमारे कस्टमर्स आएंगे। उस शॉप के अंदर बिल्डिंग भी शामिल है और बिल्डिंग का जो अंदर सारा इंटीरियर है, जो उसका फर्नीचर वगैरह है, वो भी शामिल है। तो वो सब कुछ मिलकर वेबसाइट कहलाता है। इसमें आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक आपने वेबसाइट के ऊपर क्या क्या चीज़ें रखनी है, लोगो लगाना है, आपने कलर यूज़ करने हैं, कहाँ पे लाल रंग यूज़ करना है, कहाँ पे नीला, कहाँ पे पीला, कौन सा टेक्स्ट आपने कहाँ पे लिखना है, कैसा डिज़ाइन रखना है, वो सारा कुछ इस वेबसाइट के अंदर आ जाता है। तो ये 3 चीज़ें इंतहाई बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। इसके बाद 3 मज़ीद चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, बट वो ऑप्शनल है या वो आप ऐसे कह लें कि ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है। तो अगर आप उन चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड ना भी कर पाएँ तो खैर है, ये 3 चीज़ें अगर आपको ठीक से समझ में आ गई, आप एक वेबसाइट अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अगली 3 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अहमियत रखती हैं अगर आप एक अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है आपका SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट आपका, आप ऐसे समझ लें कि एक जैसे आप एक शॉप बनाते हैं रियल लाइफ में, तो आपको उस पर एक सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ता है, ठीक है, उसके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी तरह से SSL काम करता है एक वेबसाइट पे आपकी सिक्योरिटी के लिए कि आपका जो भी डेटा है वो प्रोटेक्टेड रहे, उस डेटा को कोई भी जो है वो स्टील ना कर पाए, डेटा को आपको कोई इजीली हैक ना कर सके। तो उस काम के लिए आप SSL सर्टिफिकेट्स यूज़ करते हैं।
अब SSL सर्टिफिकेट्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितना, आपका कितनी जो है वो आपकी कॉन्फिडेंशियल किस्म की वेबसाइट है, आपको कितनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, आप इतना ज़्यादा हाई लेवल का SSL सर्टिफिकेट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक नॉर्मल सी कोई शॉप है छोटी सी, मतलब लाइक कोई सब्ज़ी की दुकान है या कोई ऐसी छोटी सी चीज़ है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपकी एक कोई दूसरी शॉप है, लाइक ज्वेलरी की शॉप है आपकी, तो उसमें आपके पास कोई करोड़ों रुपए का सोना पड़ा हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए। इसी तरह से अगर कोई आपका बैंक है या कोई और चीज़ है जहाँ पे आपके पैसे पड़े हैं, या कोई ऐसी बड़ी दुकान है जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा कैश है या सामान है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होगी। आपको उसमें आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ 3 4 5 सिक्योरिटी गार्ड्स रखने पड़ेंगे, और एक छोटी दुकान है तो आपको सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा। तो उसी तरह से SSL सर्टिफिकेट का लेवल्स होते हैं। अगर आपकी एक छोटी सी वेबसाइट है जिस पे आप सिंपल कोई अपने ब्लॉग्स लिखते हैं, या आपने कोई छोटी मोटी तस्वीरें अपनी दिखाई हुई हैं, या ऐसा कुछ छोटा मोटा पोर्टफोलियो है या कुछ है, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा SSL सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी बंदे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा आपकी वेबसाइट हैक करने में, या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, फॉर एग्जांपल आपकी जो वेबसाइट है वो बैंकिंग की वेबसाइट है जिस पे आप पैसों की ट्रांजैक्शंस करते हैं, या इस टाइप की कोई और वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर डेटा रखना है आपने, तो वहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल का SSL सर्टिफिकेट यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद जो चीज़ है वो है आपका वेबसाइट का बिल्डर, ठीक है। बिल्डर को आप ऐसे समझ लें जैसे कोई भी आप एक जब बिल्डिंग बनाते हैं रियल लाइफ में, तो आपको कोई आप एक रब्ता करते हैं किसी कंस्ट्रक्शन की कंपनी के साथ, ठीक है। हर कंस्ट्रक्शन की कंपनी का अपना एक्सपीरियंस होता है, हर किसी की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, हर किसी की अपनी प्राइसेस होती हैं, तो आप चेक करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन सी कंपनी सबसे बेहतर रहेगी। तो इसी तरह से वेबसाइट बिल्डर होते हैं। इसमें दो तरह की कैटेगरीज आती हैं वेबसाइट के हवाले से। एक होता है जो कि जिसमें आपको कोडिंग करनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल HTML CSS लगा लें, एंगुलर लगा लें, इसमें आपको PHP वगैरह, इसमें आपको कोडिंग करनी पड़ती है, कोड करके आप वेबसाइट बनाते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है जो कि बगैर कोड के आपको वेबसाइट प्रोवाइड कर देती है। उसमें समझ लीजिए टॉप ऑफ द लिस्ट आता है वर्डप्रेस है, आपकी विक्स है, वीबली है, इस तरह के बहुत सारे आपके जो है ना वो दूसरे आपको जो है ना वो फ्रेमवर्क्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप बगैर कोड किए वेबसाइट को बना सकते हैं। हमारा जो ये कोर्स है ये भी वर्डप्रेस के हवाले से है। वर्डप्रेस भी विदाउट कोड होता है, उसमें भी आपको किसी किस्म का कोड नहीं करना पड़ता। जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आपको कोड नहीं करना पड़ता। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाना है, बहुत ज़्यादा आपने जो है ना वो हाई लेवल पे जाना है, तो आपको थोड़ा बहुत कोड करना पड़ेगा। लेकिन जो एक बेसिक वेबसाइट होती है वर्डप्रेस है वो विदाउट कोड बन जाती है। और वर्डप्रेस जो बेसिक लेवल का है वो टोटली फ्री है, उसमें आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स उसके यूज़ करेंगे जो कि नॉर्मल रूटीन में आपको नहीं करने पड़ते, तो उस एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए आपको थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा। जो बेसिक है वो फ्री है, उस पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें वेबसाइट बिल्डर में इसकी आगे भी कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं। लाइक हमने वर्डप्रेस की बात की, तो वर्डप्रेस के अंदर भी काफ़ी सारे प्लगइन्स होते हैं जिनको आप यूज़ करके मज़ीद अपना काम आसान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एलिमेंटर वगैरह, लेकिन उनको हम डिटेल से आने वाली क्लासेस में समझेंगे। फ़िलहाल ये चीज़ें हैं। इसके बाद आपका आ जाता है प्रोफेशनल ईमेल प्रोफेशनल से आपका क्या मतलब है? ये एक जो है वो ऑप्शनल चीज़ है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वेबसाइट के साथ प्रोफेशनल ईमेल होना बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप लें, और ये बहुत सस्ता भी मिल जाता है, कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये ऐसे होता है जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरी वेबसाइट है, मेरे ईमेल है, उसको मैंने सिंपल रखा हुआ है rehan@gmail.com फॉर एग्जांपल, ठीक है। वो उतनी ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लगेगी क्योंकि जीमेल एक थर्ड पार्टी ईमेल प्रोवाइडर है। मैंने उनका ईमेल यूज़ किया है, मैंने अपना बिज़नेस का यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर मेरी एक कंपनी है ABC, मैं अपनी ईमेल बनाता हूँ rehan@abc.com, तो जब भी कोई पर्सन देखेगा या मैं अपने विजिटिंग कार्ड पे उसको रखूँगा तो वो देखते ही पता लगेगा कि अच्छा मेरी अपनी जो कंपनी की वेबसाइट है उसके साथ मेरी ईमेल अटैच है। तो जब भी आप अपने, अगर आप खासतौर पर अगर आप फ्रीलांसर हैं या आप इस टाइप की किसी या आप जो है वो एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल पर्सन है, आपकी एक अच्छी कंपनी है, या आप अपने किसी क्लाइंट को वेबसाइट बना के दे रहे हैं, तो उसकी अगर एक अच्छी कंपनी है तो आप उसको ये ईमेल वाली चीज़ ज़रूर रिकमेंड करें कि आप वो अपनी कंपनी के नाम के साथ एक ईमेल यूज़ करें। तो ये 6 बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए।
आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद डिटेल से सीखेंगे कि हमने डोमेन कैसे परचेज़ करनी है और डोमेन जो है वो कौन सी डोमेन बेहतर होती है, किस टाइप की डोमेन लेनी चाहिए, उसके साथ क्या एक्सटेंशन होनी चाहिए, और किस जो है वो आप किस कंट्री में है तो आपको कौन सी लोकेशन जो डोमेन है वो बेहतर रहेगी, और इस सब को हम मज़ीद डिटेल से समझेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।